वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में, यानी कि एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है, यानी शिक्षा शास्त्र बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, आपकी परीक्षा लगी हुई है, चाहे आपकी परीक्षा कल हो या परसों हो या 10 दिन बाद हो, ठीक है, या 5 दिन बाद हो, आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का मेरे हिसाब से कल ही आपका पेपर लगा हुआ है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि इस लेक्चर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव जो यूनिवर्सिटी है वो, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय, जैसे कि आपके जो भी परीक्षाएं लिखित करवाने वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के लिए यह लेक्चर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के लेक्चर के माध्यम से शिक्षा शास्त्र से बनने वाले अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, नहीं तो एमसीक्यूज वाला भी मैं करवा दूंगा 1-2 दिनों में, ठीक है। एक मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं। तो महामैराथन क्लास है ये, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की संकल्पीय अवधारणा, संकल्पीय रूपरेखा या वैचारिक रूपरेखा, ठीक है, यही आपको पढ़ना पड़ता है, या शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना कहते हैं हिंदी में इसी को, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन को। तो आइए इसी लेक्चर को बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। एक एक करके तो इसमें आते लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने रखा है, लघुत्तरीय प्रश्नों को भी रखा है और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी रखा है। सारी चीज़ों को आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है भैया, किंडरगार्टन के प्रमुख सिद्धांत बताएं। किंडरगार्टन एक प्रणाली है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत हैं, कौन कौन से? पहली बात तो एकता का सिद्धांत, इसका पहला सिद्धांत है क्या कि एकता सिखाती है। दूसरी बात, विकास का सिद्धांत बच्चों के डेवलपमेंट पर फोकस करती है। स्वक्रिया के द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, यानी बच्चों को एक प्रकार से प्रैक्टिकल के द्वारा उनको खुद करवा करके किसी काम को सिखाने की प्रक्रिया इसमें लागू होती है। साथ ही साथ में खेल के द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, यानी खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना। स्वतंत्रता भी बच्चों को पूर्ण रूप से दी जाती है यहाँ पर। और सामाजिकता का भी सिद्धांत, यानी कि सोशलिटी भी एक प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर चीज़ें बताई जाती। तो शिक्षा के जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसके ये सभी सिद्धांत हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एकता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वक्रिया का सिद्धांत या स्वक्रिया के द्वारा शिक्षा को शिक्षा का सिद्धांत, खेल के द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और सामाजिकता का सिद्धांत, इन सभी माध्यम से किंडरगार्टन एक प्रकार से प्रणाली में सिखाया जाता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, वो कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, ठीक है। प्रभावी आकर के हुई थी ये 2022 में आकर के, और नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपका पेपर भी हो रहा है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलें अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य क्या है? तो सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन प्रयत्न शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य इसको रखा गया है, ताकि एक प्रकार से सभी शिक्षित हो सके और गुणवत्ता जो है शिक्षा की, वो एक प्रकार से शिक्षा की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो सके, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है, यानी किस संरचना पर काम करती है? देखिए, 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चल करके बच्चों का विकास बेहतर हो सके, वह बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके भविष्य में और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ये 5 साल जो हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में जाने जाएंगे, जिसमें आपका नर्सरी, ठीक है, नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी शामिल हो गया, 3 साल ये, ठीक है, और प्लस में कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक है। इस तरीके से 5 साल ये हो जाएगा। ये 3 साल 3, कक्षा 4 और 5, ठीक है, ये 3 साल ये हो जाएंगे। इसके अलावा ये 3 साल आपके 6, 7, 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 4 साल जो आपके हैं ये 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये 4 साल आपके ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से
5+3+3+4 का ढांचा जो है अब कार्यरत है। पहले क्या होता था, पहले एक प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले 3 साल प्री प्राइमरी में होता था, फिर 1 2 3 4 5 होता था, फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से 1986 में इससे पहले शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति। फिर इसके बाद में अब की बार आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आई है वो कब आई है, 2020 में आई है, और ये बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके तहत मान लेते हैं कि आप अगर 1 साल भी बीए करते हैं, मान लेते हैं कि आपने 1 साल केवल बीए किया है और छोड़ देते, तब भी एक प्रकार से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब आप इसको 2 साल करेंगे तो आपको एक प्रकार से एक जो है डिप्लोमा टाइप की डिग्री मिल जाएगी। जब इसको आप 3 साल करेंगे तो डिग्री आपको मिल जाएगी। 4 वर्षीय कोर्स भी बीए का लॉन्च कर दिया गया, जैसे कि बिहार वगैरह में 4 साल का बीए होता है, तो अगर आप 4 साल का बीए कर लेंगे तो एमए आपको 1 साल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर दी गई, इसके तहत कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है? अवरोधन क्या होता है प्राथमिक शिक्षा में? देखिए, अपव्यय की भांति अवरोधन की, अपव्यय और अवरोधन ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। बच्चे बेसिकली छोड़ देते हैं पढ़ना, ठीक है, किन्हीं कारणों के बस में, वही अपव्यय और अवरोधन होता है। अपव्यय की भांति अवरोधन की ओर भी हमारा ध्यान सबसे पहले हार्टांग समिति जो थी, शिक्षा से रिलेटेड बनाई गई थी हार्टांग समिति, उस समिति ने बताया कि उसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि अवरोधन से हमारा अभिप्राय है कि एक बालक का छोटी कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रोका जाना, यानी कि बच्चा कक्षा 2 में था और कक्षा 2 में एक प्रकार से पास नहीं कर पाया तो कक्षा 2 में ही फिर दोबारा से पढ़ने लगे, यानी कक्षा 2 में ही दोबारा रह जाए, यानी कि इसे 1 साल से ज़्यादा एक प्रकार से किसी एक कक्षा में रुकना बच्चे का ही अवरोधन कहलाता है। अपव्यय क्या होता है कि किन्हीं कारणों के इसमें बच्चे जो है क्लास लेना छोड़ देते हैं या पढ़ाई करना छोड़ देते, कक्षा 2 3 4 पढ़ने या 5 पढ़ने के बाद में छोड़ देते किन्हीं कारणों के बस में। तो अपव्यय और अवरोधन यही है, और ये समस्या बनी हुई प्राथमिक शिक्षा में। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा की 4 प्रमुख समस्याओं के बारे में बताएं। और भारत में शिक्षा की, चाहे माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए, प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए, उच्च शिक्षा की बात की जाए, इसमें समस्याएं बहुत सारी विद्यमान रही हैं। तो उसमें से 4 समस्याएं पूछी गई हैं आपसे उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन की। देखिए, हायर एजुकेशन को विश्वविद्यालय शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत में उच्च शिक्षा की 4 समस्याएं प्रमुख है या निम्न है। पहली बात तो शिक्षा के माध्यम की समस्या है। सबसे पहली बात, शिक्षा का जो माध्यम है वही एक प्रकार से एक समस्या है। दूसरी बात, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली भी ठीक ठाक तरीके से नहीं थी अभी तक, अब तो मानो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गई है। इसके अलावा उद्देश्यहीनता की समस्या है, बिना किसी उद्देश्य से ही शिक्षा दी जाती है, मतलब कि जो जैसे बीए कर रहे हैं तो बिना बीए करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, वैसे बीए कर लोगे तो आप एक प्रकार से ग्रेजुएट हो जाओगे, शादी ब्याह आना शुरू हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन आप बीए करके सोचो कि आपको नौकरी मिल जाएगी हाथों हाथ, तो नहीं मिलेगी। अनुशासनहीनता की भी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये उच्च शिक्षा में आप देखते हैं टीचर की बच्चे बात भी नहीं सुनते हैं और कई सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। उच्च शिक्षा के निम्न स्तर के मुख्य कारण क्या है, बताएं। उच्च शिक्षा का स्तर जो है निम्न क्यों है, इसका क्या कारण है, प्रश्न बताएं। देखिए, भारत में उच्च शिक्षा के कई मुख्य कारण है जिसकी वजह से निम्न स्तर रहा है शिक्षा का। कौन कौन से कारण रहे हैं? पहला कारण रहा है छात्रों की संख्या अत्यधिक होना, यानी कि यहाँ पर छात्र कम नहीं हैं, छात्र बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में छात्रों की केयर करना भी मतलब कि शिक्षा के जो पुरोधा लोग हैं उनके लिए एक प्रकार से, आप जो प्रोफेसर्स लोग हैं उनके लिए उतना कठिन काम, मतलब कि बहुत कठिन काम हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ का स्तर निम्न है, ठीक है। शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों पर ध्यान ना दिया जाना, क्योंकि संख्या में ज़्यादा, इस वजह से ध्यान नहीं जाता है प्रत्येक बच्चे पर टीचर का। तीसरी बात, पुस्तकालय में अध्ययन की उचित व्यवस्था का अभाव है, यानी कि लाइब्रेरी भी उतनी परफेक्ट तरीके से आपको हर एक विश्वविद्यालय में नहीं मिल पाती है, हर कॉलेज में नहीं मिल पाती, इससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। वहाँ तक तो मान लेते हैं शहरों में तो बच्चे पढ़ ही पाते हैं, लेकिन गांव वगैरह के बच्चे जो हैं उनके जो महाविद्यालय होते हैं उनमें कुछ नहीं होता है, स्कूल कॉलेज में कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं होती है। अब तो धीरे धीरे करके गांव वगैरह में चीज़ें आने लगी हैं, लेकिन पहले जब हम लोग पढ़ते थे कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम से सपाट होता था, बस जाओ झोरा लेकर के पढ़ के लौट आओ, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा, शिक्षा का अगला जो समस्या है या अगला जो कारण है निम्न स्तर होने का शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, वो ये है कि शिक्षा का व्यवहारिक जीवन में कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, इसका व्यवहारिक जीवन से कोई नाता नहीं है। हालांकि बीए का कुछ नाता मिल जाएगा, लेकिन बीएससी का, बीकॉम का कोई नाता नहीं है, तो इसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। 5वीं बात है पाठ्यक्रम का रुचिकर ना होना। कभी कभी पाठ्यक्रम इतने जटिल बना दिए जाते हैं कि बच्चों को पढ़ने का मन ही नहीं करता।
आजकल के बच्चे जब पढ़ने बैठते तो उनको नींद आ जाती है। और नींद आती क्यों? चूँकि पाठ्यक्रम रुचिकर नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें। एक प्रकार से जब भी एक प्रकार से कोई सब्जेक्ट बच्चा पढ़ना का मन करता है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा उसका, तो इंटरेस्ट जगाने के लिए पाठ्यक्रम का रुचिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरेस्टफुल सिलेबस को बनाया जाए ताकि बच्चे उसको पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा अध्यापकों की अध्यापन कार्य में रुचि ना होना, क्योंकि जो टीचर वगैरह हैं उनको एक प्रकार से ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद में पढ़ाने का उनका भी मन नहीं करता है। वो भी बैठ करके चाय के टपरी पर बैठ करके चाय पीते नज़र आ जाते हैं और गपशप लड़ाते हुए, तो उनका भी पढ़ाने का मन नहीं करता टीचर लोगों का। और इसी वजह से आप देख रहे हैं जब से यूट्यूब वगैरह चला तब से बच्चे को ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, चूँकि एक प्रकार से हम लोग जो हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी कॉलेज वगैरह के टीचर आप देख रहे होंगे कैसे पढ़ाते होंगे, क्लास ही नहीं चलती होगी, बाकी तो छोड़ दिए आप, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो यही सब समस्या बनी हुई उच्च शिक्षा की। तो जो जो आपके महाविद्यालय की समस्या है वो सारी समस्याएं अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी समस्याएं हैं, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। अगला क्वेश्चन आ चुका, डीम्ड या मानित विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं? डीम्ड या मानित विश्वविद्यालय क्या होते हैं? भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को डीम्ड या मानित विश्वविद्यालय कहते हैं, जिन्हें यूजीसी की सलाह पर भारत सरकार का उच्च शिक्षा विभाग मान्यता देता है। वह एक प्रकार से मतलब मानित विश्वविद्यालय होते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएचआरडी का पूर्ण रूप लिखिए। एमएचआरडी को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले शिक्षा मंत्रालय के स्थान पर मानव विकास संसाधन मंत्रालय का, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही उसका नाम था, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने या इसका पूरा पीडीएफ, जैसे ये पीडीएफ है, इसके अलावा और भी महासंग्राम वीडियो, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सब प्राप्त करने, तो अभी एसएमएस करें, तुरंत आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय किससे संबंधित है, केवल मतलब इकोनॉमिक्स का नहीं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, सभी का आपको लिखित ऑब्जेक्टिव सबका मिल जाएगा, ठीक है। को करिकुलर सबका 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है, ठीक है। क्या एसएमएस करेंगे भैया? अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट के क्या क्या नेम है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको मात्र और मात्र एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट के 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। अभी जियोग्राफी की क्लास इससे पहले आपकी चल रही थी 8 बजे से, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो भी आपकी सभी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी जाएगी, ग्रुप से आपको जोड़ देंगे, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप नहीं चाहेंगे ग्रुप से जुड़ना तो आपके पास पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़िए। मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स की पीडीएफ मिल रही है। तो आप मात्र मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास और चैप्टर वाइज क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़िएगा। सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था कर दी गई, यहाँ तक कि को करिकुलर यानी फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की व्यवस्था भी मैंने कर दी। लगभग 10 से 15 मतलब की जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। आप उनको देख लीजिएगा, उनके हल भी आपको एक प्रकार से वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय, शिक्षा के औपचारिकतर या औपचारिकेतर अभिकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसे गैर औपचारिक, निरौपचारिक या निरौपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर आदि कई नामों से पुकारा जाता है। यानी कि औपचारिक, नौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक से इतर एक और शिक्षा का अभिकरण होता है जिसको आप गैर अनौपचारिक या निरौपचारिक या निरौपचारिक मतलब कि या निरौपचारिक अनौपचारिक या मतलब कि औपचारिकेतर, उसके बाद में जो आता है वो उसको कहते हैं। शिक्षा में इस अभिकरण का प्रयोग औपचारिक शिक्षा के विरोध में किया जा रहा है। तो इस तरीके से औपचारिक शिक्षा के विरोध में, जैसे कि आप देख रहे हैं समाचार के माध्यम से, यूट्यूब वगैरह पर जो आप पढ़ रहे हैं, तो यही सब शिक्षा का वो अभिकरण है। अगला प्रश्न, भारत का नया संविधान कब प्रभावी हुआ? देखिए भारत का नया संविधान जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नए संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान प्रभावी हुआ, लागू हुआ। बन गया था ये कब भैया? 24 नवंबर को ही बन गया था। 24 नवंबर को कुछ चीज़ें लागू हो गई थी, 24 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। लेकिन चूंकि 26 जनवरी की डेट जो है बड़ी फेमस डेट थी, इस वजह से इस डेट को ही चीज़ें करी गई, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक परामर्शदाता बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में जो है
संविधान सभा के सचिवालय शाखा की परामर्श शाखा के द्वारा अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया था। इस प्रारूप को तैयार करने में संसार के लगभग 60 देशों के संविधानों का आश्रय लिया गया था। तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसके बाद में फिर इसको तैयार किया गया था। बेनेगल नरसिंह राव, जिसको आप जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BN राव, ठीक है, क्या बोलते हैं, BN राव बोलते हैं। तो BN राव की देखरेख में हुआ था, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। प्रारूप समिति के जो है एक प्रकार से सलाहकार थे BN राव जी, और उसके अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन सभी लोगों ने मिलकर के एक प्रकार संविधान का निर्माण किया, प्रारूप समिति का निर्माण किया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएं। चूंकि आपसे भारतीय संविधान के लिए शिक्षा या भारतीय संविधान के लिए शिक्षा एक अपने आप में एक यूनिट है, तो उसमें ये सब प्रश्न आते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में भाग 4 मतलब भाग 4 में शामिल है। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, को छोड़ करके संसार के किसी भी देश के संविधान में इन तत्वों का विवेचन इतनी मतलब कि विशदता से नहीं किया गया जितना भारत में किया गया है। भारत में जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को ही लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में उन उद्देश्यों का विवेचन किया गया है जो हमारे आदर्श हैं, यानी जिस पर हमारा देश आगे बढ़े, ऐसे चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, राज्य के यह नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समान होगा, सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यह बात बताई जाती है। तो देश एक प्रकार से इसको रख भी सकता है, इन नीतियों को मानता है, और देश चाहे तो इन नीतियों को नहीं भी माने, इस पर कोई प्रेशर नहीं होता है, लेकिन देश जो है इन नीतियों को मानता है और इसको फॉलो करता है, और वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए बेसिकली ये बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ कोई व्यक्ति केस नहीं कर सकता। लेकिन मौलिक अधिकार का अगर आपके हनन होता तो आप जा सकते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट तक। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु व्यक्तिगत प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए व्यक्तिगत प्रयास क्या किए गए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में श्रीमती एनी बेसेंट तथा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने न केवल शिशुओं की शिक्षा हेतु बल दिया, बल्कि शिशु शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भी संस्थाओं की स्थापना करी। यानी कि मेरिया मॉन्टेसरी एक ऐसी मतलब कि विचारिका हैं कि इन्होंने एक प्रकार से जो बच्चे हैं उनके प्रशिक्षण के लिए जो टीचर आते हैं उन टीचर को भी ट्रेनिंग देने की बात करी। यानी कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके भी ट्रेनिंग, यानी उनको कैसे पढ़ाना है इस बात को भी सिखाया जाएगा। ठीक है, सारी बातें हुई। अगला क्वेश्चन से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दोषपूर्ण शिक्षण विधियों के सुधार हेतु उपाय लिखिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दोषपूर्ण शिक्षण विधियों के सुधार हेतु उपाय लिखिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात, इन विधियों में प्रमुख है जैसे खेल विधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। चूँकि बच्चे छोटे होते तो जब वो खेल की कुछ खेल खेलेंगे और खेल के माध्यम से सीखेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अनुकरण विधि होता है जैसे कोई अपना खुद काम वो करो, जैसे कि आप कोई काम करोगे तो बच्चा देखेगा तो आपको देख करके वो काम करेगा, यही विधि अनुकरण विधि होती है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने घड़ी उठा करके थोड़ी दूर पर रख दी, ठीक है, तो वो बच्चा भी थोड़ी देर देखेगा, फिर वो भी घड़ी उठा करके फिर उसी जगह पर रख देगा जहाँ से आपने रखा है। तो कहने के जो भी आप बच्चे से करवाना हो पहले आप उसको खुद करो, बच्चा आपको 2-3 बार देखेगा कोई काम करता हो तो बच्चा वो काम करने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रिया विधि को उसको काम करवा करके भाई ये काम करो, क्रिया विधि के द्वारा सिखाओ। कहानी सुना करके उसको बच्चे को कोई चीज़ सिखाई जाए। अभिनय विधि के द्वारा नृत्य करके सिखाया जाए। ठीक है, संगीत और नृत्य विधि के द्वारा सिखाया जाए बच्चों को। अभ्यास विधि के द्वारा लगातार उसको प्रयास करवाया जाए किसी भी चीज़ का। साहचर्य विधि के द्वारा, चूँकि लोग मतलब कि डेली जीवन में एक प्रकार से आते हैं। इंद्रिय प्रशिक्षण विधि के द्वारा, स्वतंत्र विधि के द्वारा, इन तमाम विधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाए ताकि एक प्रकार से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो समाप्त हो। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं और PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है SMS कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन योजना क्या है बताएं। प्रोफेसर डाल्टन की योजना क्या है। ग्रेव्स ने डाल्टन पद्धति की परिभाषा देते हुए कहा, ग्रेव्स एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि डाल्टन पद्धति में एक ऐसी ठेका व्यवस्था निहित होती है जिसमें बालक को एक दिए हुए समय में कार्य पूरा करने के साथ
मतलब साधन और मार्गों के चयन करने का कार्य उसी पर छोड़ दिया था कि आप किस मार्ग से किस काम को करेंगे। जैसे ठेका दे दिया था, जैसे कि घर बनाना है तो घर बनाने का एक होता है कि ठेका दे दो। अब ठेका दे दिया कि भाई हम 10 लाख रुपए तुमको देते हैं, 10 लाख में हमारा घर तैयार करो। अब आप ईंटा कैसे लाओगे, सिरमिट कैसे लाओगे, सरिया सीख कैसे लाओगे, ये सब आप देखो। ठीक है, आप कितने मजदूर लगाओगे, मुझसे उससे नहीं मतलब। आपको ठेका हमने दे दिया, अब ठेके में आप हमारा घर बना करके हमको तैयार करके दोगे नक्शा में जैसा हमने बताया है। तो ये एक प्रकार से होता ठेका विधि। ऐसे ही बच्चों को कुछ कार्य के लिए ठेका दे देता कि भाई आप ये काम, इतना आपको काम करना है। अब बच्चा वह काम कैसे करता है, टीचर से नहीं मतलब है, केवल बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चा कैसा करता है, क्यों करता है, किन साधनों का प्रयोग करके करता है, ये इससे नहीं मतलब। तो ये एक प्रकार से ठेका व्यवस्था है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, बड़ा। देखिए, व्यापक दृष्टि में शिक्षा का अर्थ होता है बालक के उन सभी अनुभवों से जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ता रहता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के यानी कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है अपने जीवन में और विकसित होता है, कुछ सीखता रहता है। यानी जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक वह बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यही एक प्रकार शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है कि भाई एक स्कूल में बच्चा गया, कक्षा 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 4 पढ़ा, 10 पढ़ा, 12 पढ़ा, बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी कर लिया और उसके बाद में ये हो गया शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण कि एक स्कूल है, एक कॉलेज है, वहाँ पर जा करके पढ़ो, बस इतना ही शिक्षा का संकुचित अर्थ ये हो गया। विद्यालय शिक्षा शिक्षा का संकुचित अर्थ है। जबकि जब से बच्चा पैदा हुआ है और जब तक बच्चा मर नहीं जाएगा व्यक्ति, तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। हर एक व्यक्ति से सीखेगा, हर एक चीज़ से सीखेगा, हर एक सिचुएशन से सीखेगा। यह शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षा की कोई 2 उपयुक्त परिभाषा दीजिए अथवा शिक्षा की परिभाषा दीजिए। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। देखिए, गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करता हो, वही शिक्षा होती है। यानी मनुष्य के शरीर का विकास, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा होता है। टीपी नन महोदय कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास करती है। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा रूपी माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके और मौलिक योगदान एक प्रकार से अपना कर सके। ऐसे लिए उसको बनाना या अपने आंतरिक चीज़ों का प्रकटीकरण कर पाना ही शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जैसे शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। क्लियर। चले, अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन अथवा उसका स्वरूप यानी स्ट्रक्चर बताएं। देखिए, शिक्षा शास्त्रियों और विद्वानों के अनुसार शिक्षा के 5 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से। पहला है नियमित और अनियमित शिक्षा अथवा औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेजों में मिलती है, अनौपचारिक जो आप क्रीड़ा समूह से, परिवार में अपने दोस्त यार से, इन सभी से सीखते हैं, वो अनौपचारिक होता है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि शिक्षा की। व्यक्तिगत शिक्षा है, सामूहिक शिक्षा, ये अगला होता है। चौथा होता है सकारात्मक या एवं नकारात्मक शिक्षा। पांचवा है सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। तो इस तरीके से शिक्षा की प्रकृति ये है, या शिक्षा का स्वरूप एक प्रकार से इन 5 स्वरूपों में डिवाइड है। सकारात्मक नकारात्मक शिक्षा, सामान्य और विशिष्ट शिक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, या इसी को नियमित और अनियमित शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ध्रुव होता है। शिक्षा क्या होता है, शिक्षक की और शिक्षार्थी की, यानी कि टीचर और स्टूडेंट की 2 धुरी का काम करता है। कौन 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। कौन जो मतलब कि शिक्षा एजुकेशन में 2 चीज़ें, एक तो टीचर और एक स्टूडेंट, ये दोनों एक प्रकार से 2 चक्के की भांति काम करते हैं, तथा शिक्षार्थी दूसरा ध्रुव है और टीचर पहला ध्रुव है। बिना इन ध्रुवों के शिक्षण कार्य संभव है। प्रोफेसर रास कहते हैं कि इसकी तुलना चुंबक के दोनों ध्रुवों से करते हैं। इसके अनुसार शिक्षा चुंबक की भांति द्विध्रुवीय होती है, यानी शिक्षक और जो है विद्यार्थी दोनों का होना परम आवश्यक है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, इस बात को जॉन डीबी ने कहा था, जबकि रास महोदय ने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी कौन कहता है भैया, जॉन डीबी कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया विवेचना कीजिए, अथवा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर के त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, शिक्षक शिष्य
और इसके अतिरिक्त एक तीसरा तत्व होता है जिसको बोलते हैं विषय सामग्री या पाठ्यक्रम या सिलेबस। यही तीनों तत्व शिक्षा के त्रिध्रुव अथवा त्रिमुखी प्रक्रिया कहलाते हैं। इसको जॉन डीबी ने कहा था। यानी कहने का मतलब एक टीचर होगा पढ़ाने वाला और एक जो है बच्चा होगा पढ़ने वाला। और क्या पढ़ाएगा टीचर और बच्चा क्या पढ़ेगा, वो होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम को भी इन्होंने शामिल कर लिया, जबकि रास महोदय ने उसको नहीं शामिल किया था। ठीक है, जबकि जॉन डीबी ने शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है। देखिए, रास कहते हैं कि व्यक्तिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कि शिक्षा में इस व्यक्तिक उद्देश्य का जो अर्थ स्वीकार करते हैं वह यही है कि मूल्यवान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्वता का विकास हो। यानी कि मूल्यवान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्वता का विकास हो, यही उद्देश्य होता है। व्यक्तित्व शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति का एक प्रकार से व्यक्तित्व का विकास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्तित्वता का विकास हो, वह एक प्रकार से चीज़ों को जान पाए, समझ पाए, नैतिकता का विकास हो उसके अंदर। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का क्या अर्थ होता है। देखिए, व्यावसायिक उद्देश्य को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य की प्रधान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्योंकि जब बच्चा व्यवसाय करेगा, जैसे व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, जब आप जैसे कोई नौकरी वाली शिक्षा करें, जिससे आपको नौकरी मिले, जैसे कंप्यूटर सीख रहे हैं, आप कंप्यूटर सीख करके आपको ज्वाइनिंग मिल गई, कहीं पर नौकरी करें, तो ये एक प्रकार से आपकी शिक्षा हो गई व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किसी व्यवसाय विशेष हेतु तैयार करना, जिससे वह अब आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। जो पढ़े उसका प्रयोग उसको दैनिक जीवन में काम आए और वो अपने नौकरी करके अपना जीवन निर्वाह करे। शिक्षा का मुख्य कार्य योग्य नागरिकों का निर्माण करना है, ये कथन स्पष्ट करें। तो प्रत्येक राज्य यह आशा करता है कि उसका प्रत्येक नागरिक नागरिकता के उत्तम गुणों से सुसज्जित हो। शिक्षा इस मांग की पूर्ति करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई है। यानी शिक्षा के द्वारा एक योग्य नागरिकों का एक प्रकार से निर्माण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालिए। बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। देखिए, प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध का अनोखा रूप देखने को मिलता है। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत पवित्र होते थे और निकट के संबंध होते थे, बड़े करीबी रिश्ते माने जाते थे गुरु और शिष्य के। इस काल में गुरु शिष्य का जो संबंध था वह शायद संसार के किसी भी देश में और किसी भी काल में नहीं था। मतलब एक प्रकार से किसी दूसरे जगह पर शिक्षा की ऐसी व्यवस्था या शिक्षक और गुरु के बीच में ऐसा संबंध पूरी दुनिया में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जो अपने भारत में वैदिक काल में मिलता है। इन दोनों में अत्यधिक निकटता होती थी। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस काल में गुरु शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के संबंध की भांति ही हुआ करता था। गुरु के एक बार कहने पर शिष्य जो है अपने प्राणों तक के बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जिस प्रकार से पिता अपना धन आदि पुत्र को समर्पित कर देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपना संपूर्ण ज्ञान और तप आदि अपने शिष्यों को समर्पित कर दिया करते थे। गुरु अपने सभी शिष्यों पर उसी प्रकार उदारता रखता था जिस प्रकार से पिता अपने सभी पुत्रों को समान समझता था। इस तरीके से गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो पिता पुत्र की भांति एक प्रकार से संबंध था। और मतलब कि उसी के यहाँ रहते थे। 25 साल तक आप देखते हैं बच्चे गुरुकुल में रहा करते थे, पढ़ते थे और भिक्षा मांगने जाते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोई व्यक्ति धनी है तो वह व्यक्ति वो अपने घर से ले जा करके गुरु जी को देगा, फिर नहीं, वो भिक्षा मांगेगा, भिक्षाटन से जो मिलेगा वही गुरु जी के यहाँ लेकर के जाएगा, बनेगा भोजन और सभी लोग खाएंगे बैठ करके, पूरे विद्यार्थी। आज भी गुरुकुल व्यवस्था आप देखते हैं अयोध्या में, बनारस में, सब जगह चल रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या हैं, बताएं। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य और आदर्श निम्नलिखित हैं। पहली बात, ज्ञान और अनुभव पर बल दिया गया है इसमें। ठीक है, ज्ञान और अनुभव पर किस पर बल दिया गया? शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें क्या किया गया है? ज्ञान और अनुभव पर बल दिया गया है वैदिक शिक्षा में। ठीक है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान और अनुभव पर बल देना था। प्राचीन भारत में छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक, प्रमाण पत्र अथवा उपाधि पत्र नहीं थे। उनकी योग्यता का मापदंड उनके द्वारा अर्जित ज्ञान था।
जिसके प्रमाण वे विद्वत परिषदों में शास्त्रार्थ करके दिया करते थे। यानी पहले एक प्रकार से कोई प्रमाण पत्र, कोई उपाधि पत्र, कोई मार्कशीट वगैरह नहीं हुआ करती थी। पहले क्या होते थे, बच्चे जो पढ़ते थे उसका शास्त्रार्थ होता था, क्वेश्चन आंसर के एक प्रकार से लगातार डिबेट होती थी, और डिबेट में जो बच्चा आगे बढ़ता था वही एक प्रकार से प्रमाण होता था विद्यार्थी का। तो ज्ञान और अनुभव पर बल दिया गया, यानी जो बातें पढ़ो उसको बस केवल किताबों में लिखो ना, कॉपी में नोट्स ना बनाओ, क्योंकि कहा गया कि पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वक्त आने पर काम नहीं आता है। ठीक है, तो सेम ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी जो उद्देश्य था शिक्षा का वो क्या था भैया, दूसरा उद्देश्य था शिक्षा का भिक्षावृत्तियों का निरोध, मतलब कि चित्त वृत्तियों का निरोध किया गया। यानी प्राचीन भारत में शिक्षा का दूसरा लक्ष्य था छात्रों की चित्तवृत्तियों का निरोध करना। चित्तवृत्ति मतलब कि जो मानसिक, बच्चे एक प्रकार से मन चूँकि चंचल है, तमाम जगह दिमाग फैलता है इस दौरान, इस एज में बच्चों का। बेसिकली जब बीए आप कर रहे हैं या इंटर में आप देखते हैं बहुत दिमाग भटकता है। प्राचीन भारत में शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। यानी कि शरीर क्या है, नश्वर है यानी नाशवान है, जबकि आत्मा क्या है, अनश्वर है। अनश्वर मतलब कि कभी नाश नहीं होने वाली है। ठीक है, अजर और अविनाशी है। आत्मा के उत्थान हेतु जप तप और योग पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपौ ना शोषयत मारुतः। नैन माने होता है आत्मा, नैनम छिद्दन शस्त्राणि, नैनों को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, इसको अग्नि के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषयत मारुतः, ना तो इसको एक प्रकार से जल में एक प्रकार से डुबोया जा सकता है, और ना ही इसको शस्त्रों मतलब कि एक प्रकार से वायु के द्वारा इसको उड़ाया जा सकता है। इस तरीके से एक प्रकार से ये एक प्रकार से आत्मा अजर और अविनाशी है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें। शरीर तो नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, अनश्वर है, इसका नाश नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है आत्मा। यह बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का समावेश किया गया इस शिक्षा में। किसका, ईश्वर भक्ति इसमें आपको मिलेगी, यानी भगवान के प्रति भक्ति की बात एक प्रकार से वैदिक शिक्षा में दिखाई जाएगी। धार्मिकता का समावेश भी किया गया। प्राचीन भारतीय संस्कृति व साहित्य में धर्म की प्रधानता होने से प्राचीन शिक्षा का विकास भी उसी आधार पर हुआ है, और इसलिए प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य आदर्श विद्यार्थियों में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश करना हुआ करता था। ठीक है, तो यह भी उद्देश्य था। इसके अलावा चौथा लक्ष्य था चरित्र का निर्माण करना। बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रों मतलब शिक्षा छात्रों के चरित्र पर विशेष बल देती थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को बहुधा सदाचार का उपदेश दिया जाता था, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। साथ ही विद्यार्थियों को ऐसे वातावरण में रखा जाता था जहाँ की उनका चारित्रिक उत्थान संभव हो, और उन्हें दृष्टांत बतलाए जाते थे और उनके चरित्र निर्माण में प्रेरक सिद्ध होते थे, जो दृष्टांत देते थे, मोटिवेशन देते थे। लोग बड़े बड़े लोगों का उदाहरण देकर के महान व्यक्तित्व चीज़ें बताते थे। डॉक्टर वेद मित्र ने लिखा कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था उस समय। ठीक है, वैदिक काल में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से और भी कई उद्देश्य थे जो एक प्रकार से माने जाते थे वैदिक काल के शिक्षा के। वैदिक काल में एक प्रकार से बड़ी सारी चीज़ें थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। डाल्टन प्रणाली के गुणों यानी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा डाल्टन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया है, दीर्घ उत्तरी में इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से आपको नंबर मिलेगा। देखिए, इस प्रणाली के निम्नलिखित गुण या विशेषताएं, डाल्टन प्रणाली क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, डाल्टन प्रणाली का जो विशेषता है या क्वालिटी है, पहली क्वालिटी है योग्यता के अनुसार प्रगति का अवसर दिया जाता है। योग्यता मतलब कि जितनी कैपेबिलिटी किसी बच्चे की होगी उसके अकॉर्डिंग उसको अवसर मिलेगा और वो बच्चा आगे बढ़े। ठीक है, यानी डाल्टन प्रणाली का सबसे विशेष गुण यही है कि इसमें प्रत्येक बालक को अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति यानी प्रोग्रेस करने का अवसर मिलता है कि भाई अगर आपकी योग्यता ज़्यादा है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जितनी योग्यता है उतने अवसर आपको मिलेंगे प्रोग्रेस करने के, लेकिन आपकी योग्यता नहीं तो आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग अवसर मिलेंगे। परिणाम स्वरूप मंद बुद्धि, साधारण बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त समय और अवसर मिलता है। जो बच्चे एक प्रकार से मंद बुद्धि के हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती थी, उनके लिए अलग से व्यवस्था, साधारण बच्चों के लिए अलग व्यवस्था, और जो ज़्यादा तेज है पढ़ने में तीव्र बुद्धि वाले बच्चे उनके लिए अलग व्यवस्था, यानी कि सभी के लिए एक प्रकार से अलग अलग, ताकि एक प्रकार से कोई हीन भावना का ना महसूस करें बच्चे और सभी बच्चे अपने एक प्रकार से विकास कर सके। जो बच्चे मंद बुद्धि के उनको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनको तीव्र बुद्धि का बनाना, ये सब उद्देश्य रहा है। ठीक है,
ये सब विशेषता रही है। सबसे पहली विशेषता, योग्यता के अनुसार प्रगति का अवसर प्रदान किया गया। दूसरी विशेषता, डाल्टन प्रणाली की कार्य का लगातार होना। डाल्टन प्रणाली में ज्ञानार्जन का कार्य लगातार होता है, क्योंकि एक विद्यार्थी का कार्य दूसरे विद्यार्थी पर निर्भर इसमें नहीं करता है। विद्यार्थी खुद अपने कामों को करता है, और जब लगातार कोई काम व्यक्ति करेगा तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। यानी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। जड़ माने होता है मूर्ख बुद्धि भी, सुजान यानी कि बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं जब एक प्रकार से रस्सी जैसे सिल पर आती है, और मतलब कि सिल मतलब समझते रहे, सिल माने होता है पत्थर, पत्थर पर अगर रस्सी लगातार रगड़ते रहो। जैसे आप देखते कभी कुआं में देखा होगा, तो कुआं में पहले बांधा था तो ऐसे खींचते थे, तो उससे क्या होता था, पूरा वो घिस जाता था। जैसे नल कभी आप चलाए होंगे, नल जो चलाने वाला होता, तो उस नल पर ही आप देखते हैंडल जहाँ पर पड़ती थी वो धीरे धीरे करके घिस जाता था। यानी कि सिल पर रसरी आवत जाता, रसरी से सिल पर निशान बन जाते हैं, पत्थर पर निशान बन जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति सुजान में बदल जाता है, किसके करने से, अभ्यास करने से, लगातार आने जाने से, लगातार पढ़ने से। ठीक है, तो कार्य का लगातार होना भी एक प्रकार से बच्चों को एक नए प्रकार की ऊर्जा, नए प्रकार के ज्ञान को एक प्रकार से दिया करता था। अगला जो विशेषता है भैया डाल्टन प्रणाली की, समय का सदुपयोग किया गया इसमें। इस प्रणाली में बालकों के समय का सदुपयोग होता है। प्रत्येक बालक अपने कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। इस प्रणाली में अनुत्तीर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और बालक का समय भी नहीं नष्ट होता। बालक एक प्रकार से जब लगातार काम करेगा, लगातार पढ़ेगा, तो उसको फेल नहीं होना है, वो पास ही होगा और अच्छे नंबर से पास होगा। अब आजकल क्या है, बच्चे एक प्रकार से सोचते हैं अगर नहीं पढ़ेंगे तो बैक लगेगा, फिर से दे देंगे एक पेपर, क्या दिक्कत है। तो इसी पे मामला फंस जाता है। पहले ये बैक वगैरह वाली सुविधा नहीं थी, आप फेल हो तो फेल, 3 साल फिर से पढ़ो 1 साल। ठीक है। उत्तरदायित्व की शिक्षा, चूँकि इस प्रणाली में बालक अपना पाठ स्वयं तैयार करते हैं। डाल्टन प्रणाली में बालक क्या करते हैं, अपना पाठ स्वयं तैयार करते हैं। आवश्यकता के अनुसार विषय और विषय भागों का अध्ययन करते हैं, और अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चे। इसलिए उनमें उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना का विकास होता है। वो अपना दायित्व समझते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे करके वो अपने उत्तरदायित्वों को, अपनी भूमिका को समाज में सारी चीज़ों को जान जाते हैं और समझ पाते हैं। ये भी एक विशेषता है। अगली विशेषता इसकी है भैया डाल्टन प्रणाली की, आवश्यकता के अनुसार विषयों का अध्ययन भी यहाँ पर किया जाता है। इस प्रणाली में बालक अपना निर्दिष्ट पाठ पूरा करने के लिए संतोषजनक उपायों को अपनाता है। जिस विषय को उसे जितना पढ़ने की आवश्यकता होती है, वह उसे उतना ही पढ़ने का प्रयास करता है। यानी अपनी नीड्स के हिसाब से जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़ता है, जानता है। तो इस तरीके से डाल्टन प्रणाली के ये सारे के सारे क्वालिटीज़ हैं, सारी की सारी विशेषताएँ हैं, जो विशेषताएँ मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये सभी विशेषताएँ बहुत ही फेमस विशेषताएँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएँ हैं। आप इन विशेषताओं को ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर, यही सब विशेषताएं परीक्षा में आती रहती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं भैया डाल्टन प्रणाली की? डाल्टन प्रणाली की विशेषता आपकी कौन कौन सी हो गई? देखिए, डाल्टन प्रणाली की गुण या विशेषताओं की बात करें, सबसे पहली बात, योग्यता अनुसार प्रगति का अवसर मिलता है यहाँ पर बच्चों को। कार्य का लगातार होना, समय का सदुपयोग करना, और इसके अलावा उत्तरदायित्व की शिक्षा। ठीक है, उत्तरदायित्व, और अपनी शिक्षा के बारे में बच्चे खुद ही जान पाते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ते हैं, अपनी भूमिका समाज में समझते हैं, निर्वाह करते हैं अपने जीवन का। आवश्यकता के अनुसार विषयों का अध्ययन भी ये लोग करते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चे एक प्रकार से करते रहते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मेरिया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखी, ये भी दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, आप देखिएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, चूँकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। क्लियर, चले, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए, लेख लिखिए। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की प्रवर्तक इटली की प्रसिद्ध शिक्षिका रही हैं डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी एक बड़ी फेमस शिक्षिका रही हैं। उनका जन्म हुआ था जुलाई महीने में 1870 ईस्वी में। इटली में इनका जन्म होता है। 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रोम, इटली की राजधानी है रोम, वहीं पर एक विश्वविद्यालय है रोम यूनिवर्सिटी, तो रोम विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करी। किसकी? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करी। वह रोम विश्वविद्यालय में मानसिक चिकित्सा विभाग में कार्य करती थी। उन्होंने बालक के मानसिक विकास के अध्ययन में विशेष रुचि दिखलाई
और कम बुद्धि वाले बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने एक विशेष पद्धति का निर्माण किया, ताकि एक प्रकार से जो कम बुद्धि वाले बालक हैं वह एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, उनको बुद्धि मतलब उनका विकास कैसे किया जाए, वो कैसे एक प्रकार से चीज़ों को जान पाएंगे, कैसे चीज़ों को समझ पाएंगे, उनके लिए एक प्रकार से एक व्यवस्था का निर्माण किया मेरिया मॉन्टेसरी ने। साधारण बालकों की शिक्षा में भी उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया, यानी ऐसे बालक जो कि एवरेज बालक हैं, जो समान बालक हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करी। अपने प्रयोगों के द्वारा मेरिया मॉन्टेसरी ने एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगों के द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है मेरिया मॉन्टेसरी कि मंद बुद्धि बालक को भी साधारण बुद्धि बालक की भांति सभ्य, शिक्षित और कार्यकुशल बनाया जा सकता है जब उसको एक प्रकार से लगातार प्रयास करवाएंगे, लगातार उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब वह बालक एक प्रकार से आगे बढ़ेगा और चीज़ों को समझेगा। ठीक है। 1939 में प्रथम बार वह भारत भ्रमण करने के लिए आई थी। कौन? डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी। शिशु शिक्षा के क्षेत्र में मॉन्टेसरी विधि सामूहिक शिक्षण विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। इस विधि में इंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इंद्रिय कौन कौन सी इंद्रियां होती? 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिनको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, उन पर कंट्रोल पाने के लिए जॉन लॉक ने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहा है। मॉन्टेसरी ने इसकी उपयोगिता को समझा और इंद्रियों के विकास के लिए उन्होंने वातावरण को विशेष महत्व दिया और विशेष महत्व प्रदान किया और कहा कि यदि शिशुओं को उपयुक्त वातावरण में रखा जाएगा तो उनकी मानसिक शक्तियों का समुचित निर्देशन या विकास हो पाएगा, और उनका निर्देशन तभी अच्छे तरीके से किया जाएगा जब उनको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। उनका बहुमुखी विकास तभी संभव है जब उनको वातावरण अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये मेरिया मॉन्टेसरी ने कहा। तो इस तरीके से मेरिया मॉन्टेसरी की ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, चूँकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यानी कि MHRD कि प्रमुख संगठनों पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसके कितने संगठन हैं? इसके कई संगठन हैं। मंत्रालय के अनुसार मतलब कि प्रमुख संगठन यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के संगठनों की बात करेगा तो कई संगठन हैं। जैसे कि पहला संगठन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप UGC कहते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्या बोलते हैं? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं इसको, UGC को अंग्रेजी में। ये विश्वविद्यालयों के स्तर पर एक प्रकार से तमाम प्रकार के अनुदान वगैरह देता है। UGC परीक्षाओं को भी आप देखते हैं, जैसे कि UGC नेट की परीक्षा आपने देखा होगा तो UGC के तहत ही होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, इसको परिषद को क्या बोलते हैं, जो भी बोला जाता हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो होता है, ये इसको NCERT के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार से प्रमुख संगठन है किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तीसरा संगठन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको आप NCTE बोलते हैं, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पर इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से ये NCERT वगैरह पुस्तक वगैरह लॉन्च करती है और बच्चों के लिए होती है NCERT। ठीक है, जबकि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होती है अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए होती है। जो बच्चे बालक एक मतलब कि जो टीचर पढ़ाने के इच्छुक हैं या पढ़ाते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो होती है NCTE के अंतर्गत दी जाती है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अंतर्गत। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक संस्थान, जिसको आप NIPI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NIPI, NIPI। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक संस्थान। ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संगठन है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नई दिल्ली में ये भी एक प्रकार से संगठन है, एक मंत्रालय का। किसका? शिक्षा मंत्रालय या मतलब कि MHRD का, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको आप NCERT बोलते हैं। ठीक है, इस पर एक लेख लिखिए। NCERT क्या है पूरा बताएं, इसके बारे में डिटेल में बताएं, इस पर एक लेख लिखें। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आ सकता है ये। देखिए, यह एक स्वायत्त, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। यह एक स्वायत्त और पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा पोषित संस्था, यानी केंद्र सरकार इसको फंडिंग देती है NCERT को, यानी कि केंद्र सरकार की व्यवस्था है। इसकी स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा
1 सितंबर 1961 को की गई थी। यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1961 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष हुआ करता है। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, केंद्र के शिक्षा मंत्री, वही एक प्रकार से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं, यानी कि जैसे यूपी के शिक्षा मंत्री, एमपी के शिक्षा मंत्री या अन्य अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्री जो होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। मतलब इसके अध्यक्ष नहीं, इसके सदस्य होते हैं। बाकी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त 12 सदस्य जो होते हैं इसमें, उसको भारत सरकार इसमें मनोनीत करती है। इसमें अनुदान आयोग का चेयरमैन तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होता है। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो होता है उसका चेयरमैन जो होता है वो, और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है यानी कि डीयू का जो कुलपति होता है यानी डायरेक्टर जो होते हैं वह भी एक प्रकार से इसमें शामिल होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में। ये सब एक प्रकार से मनोनीत किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस परिषद की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य और कार्य जो है वो इस प्रकार से हैं। इसका उद्देश्य और कार्य क्या है एनसीईआरटी का? पहली बात देखिए, विद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन तथा अन्वेषण करना। अन्वेषण माने होता है खोज करना। किसका खोज करना? कि विद्यालय शिक्षा की जो समस्याएं हैं, विद्यालय की शिक्षा जो हो रही है उसमें क्या समस्याएं हैं, उसका समस्या का समाधान क्या होगा, इन सभी का खोजबीन कौन करता है? ठीक है, ये करता है एनसीईआरटी। और इसका अध्ययन, समस्याओं का अध्ययन करना, समस्याओं के बारे में खोजना, समस्याओं के समाधान निकालना, ये सभी इसका काम होता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में या विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम आयोजित करना, कि जो प्रसार कार्यक्रम है उसको आयोजित करना, ताकि एक प्रकार से जिसमें अंतः सेवा कार्यक्रम तथा सेवा पूर्व कार्यक्रम भी सम्मिलित किया गया है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है महोदय कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि एक प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, लोग पढ़ें और लोग और आगे बढ़ें। ठीक है, इसका भी कार्यक्रम किया जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी केंद्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों, खास करके पाठ्य सामग्री पर, यानी कि पुस्तक वगैरह छापने के लिए, सिलेबस वगैरह तैयार करने में, पाठन विधियों का मूल्यांकन, इन सभी के में नेतृत्व की भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के माध्यम क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसकी व्यवस्था, संबंधी नेतृत्व करना तथा विस्तार सेवाएं प्रशिक्षण कॉलेजों को उपलब्ध करवाना, ये भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा उच्च शासक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, राज्यों के लिए आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों यानी क्षेत्रीय महाविद्यालयों की स्थापना करना भी एनसीईआरटी का ही उद्देश्य होता है। तो एनसीईआरटी बेसिकली कई काम करती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण जो होता है उसका आयोजन करना और उसका प्रकाशन भी करना, एक प्रकार से राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षणों का, ये भी एनसीईआरटी का ही काम होता है। इसके अलावा नवीन शैक्षिक विचारों के लिए एक वितरण केंद्र के रूप में काम करना, यह भी शिक्षा के कि शिक्षा का एक प्रकार से एक उत्तरदायित्व होता है, कि एनसीईआरटी का एक उद्देश्य होता है और कार्य होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूं और ऐसे ही आपके लिए क्लास मैं लगातार लाता रहूँगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें। और जिन बच्चों को एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, सभी के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करेंगे और तुरंत आप हमसे जुड़ जाएं। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट का क्या क्या नाम है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा। आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर, जैसे आप SMS करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड कर दूंगा, उसी QR कोड पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको कई विषय के PDF वगैरह मिलेंगी, या नहीं भी जुड़ेंगे ग्रुप से जुड़ना कोई कंपलसरी नहीं। अगर आप चाहें तो ग्रुप से जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे, मतलब कि जुड़ना तो आपको इंपॉर्टेंट है, जुड़ना चाहिए। तो आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे। इसके अलावा आपको जैसे यहाँ पर क्या चीज़ें आपको परीक्षा के अंतिम समय में आपके लिए मॉडल पेपर, महासंग्राम, ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ठीक है, और इसके अलावा महामैराथन क्लास, ठीक है, इन सभी की बड़ी ज़रूरत है। इन सभी से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो भी आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको जो है
और तमाम चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो पीडीएफ के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस जो होंगी, ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर लाइव क्लास भी मिलती रहेगी, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाइएगा। इसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट भैया, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, तीनों शामिल है। को करिकुलर में जो आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सब्जेक्ट है आपका, ये इसमें 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बात है उसके लिए व्यवस्थित तैयारी पूरी व्यवस्थित है। इसके अलावा माइनर पेपर के लिए भी एक प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है। मेजर के लिए तो एक प्रकार तैयारी हो ही रही दबा करके, तो मेजर माइनर को करिकुलर सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी होने वाली है। तो जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना फटाफट से SMS करें और तुरंत जुड़ जाए मात्र 100 रुपीज़ में, ठीक है। केवल 100 रुपये रखे गए हैं कोर्स की प्राइस, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित करी जाती हैं। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं भाई। चलें, तो आपके लिए व्यवस्था जो कर दी गई है, आपके लिए यानी क्रैश कोर्स की व्यवस्था है। आप कम समय में चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई आपका वो नहीं होगा, आप वीडियो से भी पढ़ करके पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर पढ़ना है, PDF से पढ़ना है, PDF ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये सब PDF आपके पास सेंड कर दी जाएगी, जिससे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, और आप आसानी से पढ़ पाइएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, AICTE मतलब कि AICTE क्या होता है, इस पर टिप्पणी करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एजुकेशन, या फिर इसी को ACTE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है, सलाह देती है शिक्षा मंत्रालय को, ठीक है। यह एक ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है। इनकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में सलाहकार निकाय के रूप में करी गई थी और बाद में संसद के अधिनियम के द्वारा सन 1987 ईस्वी में इसे सर्वाधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और ये एक प्रकार से कई मामलों में निर्णय देती, कई मामलों में एक प्रकार से सलाह देने का काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्यालय भी बने हुए हैं। वहीं पर इसके उपाध्यक्ष कार्यालय भी रहते हैं। कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलुरु में इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित इसका किया गया है। किसका? जो है इसका AICTE का, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का जो है, जो कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलुरु, इन सभी में एक प्रकार से ये क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं इसके, ठीक है। यह एक प्रकार से जो टेक्निकल शिक्षा है उस पर जोर देती है, टेक्निकल शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर देती है। यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता विकास को, यानी कि जो क्वालिटी होती है शिक्षा की, उसकी शिक्षा की क्वालिटी को डेवलप करती है, ठीक है। तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाती है, ठीक है, यानी शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके पढ़ाने का काम बच्चों को यही सिखाती है, इसको सुनिश्चित करती है। अपनी विनियामक भूमिका के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बढ़ावा देने की भी भूमिका है, जिससे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर के महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी संकाय, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करती है। यानी कि एक प्रकार से यह एक प्रकार से कमज़ोर वर्ग समाज के जो हैं या विकलांग वर्ग हैं, महिला जो हैं, तो उन सभी को अनुदान दे करके तकनीकी संस्थाओं को एक प्रकार से यह अनुदान दे करके एक प्रकार से इन सभी का एक प्रकार से क्या करती है, इन सभी का एक प्रकार से मदद करती है, इन सभी का काम करती है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही फेमस संस्था है, जो एक प्रकार से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में एक इनोवेशन या शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का काम करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंटरनेशनल बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड क्या है? इसके रूप में इंटरनेशनल बकलारियट नामक संगठन को मान्यता प्राप्त है। इंटरनेशनल बकलारियट नामक संगठन को मान्यता प्राप्त है किसके रूप में? इंटरनेशनल बोर्ड के रूप में। इसकी स्थापना जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, एक शहर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में सन 1968 ईस्वी में की गई थी।
यह संगठन 4 प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है। कौन कौन से शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है भैया ये? इंटरनेशनल बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड। पहली बात तो IB डिप्लोमा कार्यक्रम जो होता है यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। IB डिप्लोमा जो होता है किसके द्वारा चलाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा IB डिप्लोमा चलाया जाता है। इसके अलावा IB मिडिल ईयर कार्यक्रम, IB मिडिल ईयर कार्यक्रम जो होता है यह भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, IB मिडिल ईयर कार्यक्रम। इसके अलावा IB प्राइमरी ईयर कार्यक्रम जो है यह भी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा ही चलाया जाता है। इसके अलावा IB कैरियर रिलेटेड कार्यक्रम, IB कैरियर रिलेटेड कार्यक्रम भी एक प्रकार से मतलब इंटरनेशनल बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। IB का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बोर्ड। इंटरनेशनल बोर्ड डिप्लोमा कार्यक्रम, इंटरनेशनल बोर्ड मिडिल ईयर कार्यक्रम, इंटरनेशनल बोर्ड प्राइमरी ईयर कार्यक्रम, इंटरनेशनल बोर्ड कैरियर रिलेटेड कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। 1968 में इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड की जिनेवा में की गई थी। ये सभी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में विश्व में मान्यता प्राप्त हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूं। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिलती रहती है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा से ऐसे ही मेहनत करता आया है। तो शिक्षा शास्त्र में एक प्रकार से यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है CBSE जो पैटर्न होता है एक, आप देखते हैं CBSE पैटर्न पर आजकल यूपी बोर्ड भी CBSE पैटर्न पर काम कर रहा है। यूपी बोर्ड में पहले अलग से बोर्ड था, अब CBSE बोर्ड की ही किताबें यूपी बोर्ड में चालू हो गई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो CBSE पर प्रकाश डालिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं CBSE को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या इसी को CBSE कहते हैं अंग्रेजी में या शॉर्ट फॉर्म में। तो CBSE का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है ये। भारत के अंदर और विदेश के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबंधित हैं। ठीक है, किससे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। केवल भारत के नहीं बल्कि विदेश के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, मतलब प्राइवेट विद्यालय हैं, वो एक प्रकार से CBSE पैटर्न को फॉलो करते हैं। CBSE पैटर्न बेसिकली एक प्रकार से पहले जो है दिल्ली वगैरह में या बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था। आजकल गाँव के क्षेत्रों में जो स्कूल वगैरह हैं वहाँ पर भी CBSE पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड फॉलो होता था, यूपी बोर्ड अभी भी फॉलो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। लेकिन आज देखते हैं शिक्षा का जो सिलेबस वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब अब CBSE पैटर्न पर होने लगे हैं। शिक्षा का सिलेबस वगैरह हो गया, सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखें इन चीज़ों को। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं भाई CBSE के? सबसे पहली बात है शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, यानी कि जो शिक्षा के संस्थान हैं, जो शिक्षा देने वाले संस्थान हैं, उनको अधिक प्रभावशाली यानी इफेक्टफुल तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, ताकि एक प्रकार से उनको वो लाभान्वित हो पाए शिक्षा संस्थान। जब शिक्षा संस्थान लाभान्वित होंगे तो उनसे विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। उन विद्यार्थियों को शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना, जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कार्यक्रम मतलब कि कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत है, यानी कि उनके लिए ये एक प्रकार से व्यवस्था करी गई है। CBSE पैटर्न के लिए ऐसे विद्यालय भी बनाए थे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं जो सरकारी सर्विस में होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कानपुर में हो गया, या अलग अलग शहरों में आप देखते हैं केंद्रीय विद्यालय होते हैं, जिसमें एक प्रकार से कौन बच्चे पढ़ते हैं? वो बच्चे मतलब कि उसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो जिनके पिताजी सरकारी सर्विस में होते हैं, उनके बच्चे वहाँ पर एडमिशन पाते हैं, वही पढ़ पाते हैं। ठीक है, चूँकि एक प्रकार से उनका लगातार ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है, ऐसे में भी ये चीज़ें एक प्रकार से उनके लिए व्यवस्था की गई हैं। तो जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हों, उनको एक प्रकार से वहाँ पर एडमिशन मिलता है। इस बोर्ड के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय 1761 ईस्वी में सरकारी विद्यालय 5,827 स्वतंत्र विद्यालय, 4,800 जवाहर नवोदय विद्यालय और 14 केंद्रीय तिब्बती विद्यालय सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, जो CBSE के अंतर्गत हो रहे हैं। यानी कि नवोदय विद्यालय आप जानते होंगे, केंद्रीय विद्यालय मैंने बताया नहीं 1761 मतलब इसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, इसके अलावा 1761 सरकारी विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय तो आप जाने तमाम जगहों पर आपको केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे, जैसे कानपुर में है, मैंने देखा भी है। मेरे साथी थे एक, उनके लड़के जो है सरकारी मतलब वो सरकारी नौकरी में थे, पांडे जी थे, तो उनके लड़के जो है यहाँ पर पढ़ा करते थे। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में।
1761 सरकारी विद्यालय जहाँ पर एक प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, नवोदय विद्यालय का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को बच्चे डालते हैं, उसको में एडमिशन लेते हैं। स्वतंत्र विद्यालय 5827, तो ये 480 नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन होता है बच्चों का, 9 में भी एडमिशन होता है, फ्री में एजुकेशन मिलता है, मेस मिलती है उसमें खाना खाने के लिए, ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, बड़ी फेमस चीज़ें होती हैं। 14 केंद्रीय तिब्बती विद्यालय भी इसमें शामिल है CBSE में, यह बात आप ध्यान रखें। तो CBSE पैटर्न जो है एक प्रकार से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक प्रकार से फेमस है, विदेशी लोग भी इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा महामैराथन क्लास चल रही थी किसकी भैया, ज्योग्राफी की, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके मैंने बताए हैं, क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का भी मैंने क्लास करवा दिया है, BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का लिखित टाइप का, जिसमें आपका कई विश्वविद्यालय शामिल हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी विश्वविद्यालय लगभग आप देखते हैं, बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आप देखेंगे जहाँ तक एक प्रकार से यूके के यानी उत्तराखंड के, जहाँ पर भी हिंदी भाषा में एक प्रकार से हिंदी भाषा बोली जाती है, वहाँ सब एक प्रकार से यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होती है 2020 की, उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रकार से यही सिलेबस है और यही मैं पढ़ाता हूँ। तो आपको एक प्रकार से लाभान्वित हो, मतलब कि ये सब सारी चीज़ें एक प्रकार से आपको बेहतर लगेंगी और आप अच्छा कर पाएंगे अपनी परीक्षा में। तो BA के क्षेत्र में एक नई क्रांति उभर करके सामने आएगी जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे और आप समाज में बैठने के योग्य बनेंगे। आप जब समाज में बैठेंगे तो आपके समक्ष कोई बात करेगा तो आप उसके समक्ष उनके बातों को खंडन भी कर सकते हैं, मंडन भी कर सकते हैं, उनकी बातों का समर्थन भी कर पाएंगे, उनकी बातों को नकार भी पाएंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। आप जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, या इसके अलावा आपका जो है आपका MJPRU हो गया, ठीक है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, झांसी विश्वविद्यालय, ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में एक प्रकार से यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है और इन सभी में एक प्रकार से यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज आप लोगों ने क्या समझा भैया, आज आप लोगों ने ये सब एक प्रकार जाना पूरा। इसका पूरा PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास SMS कर सकते हैं, आपको इन सभी की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा और भी क्लासेस आपकी होती रहेंगी। एजुकेशन आज आपने समझा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन के लगभग और लगभग बहुत सारे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।